नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लगभग 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर करने पर उत्तराखंड कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश जारी किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी अपना काम कर रही है और कल से कमेटी ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है और उस पर सभी के सुझाव मांगे हैं। आम जनता के सुझाव मांगे हैं, बहुत सारे हितधारकों के सुझाव मांगे हैं। ट्राइबल्स के क्षेत्रों में भी कमेटी जाएगी और वहाँ पर अलग अलग तरीके से उनसे सारे सुझाव लेगी। और ये जो हमारा आचार समान नागरिक संहिता का कानून है उसको बनाने के लिए सबकी सहभागिता और सबको मिलाकर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उधर हरिद्वार में चल रहे पंचायत चुनाव को बीजेपी गंभीरता से ले रही है। गौरतलब है कि पूर्व में बीजेपी ने कभी भी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इस बार बीजेपी के सभी बड़े नेता पंचायत चुनाव के लिए हरिद्वार में जुटे हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बड़े नेताओं ने हरिद्वार में बैठक की और चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों को जीत का मूल मंत्र दिया। इस दौरान जिले में विधानसभा हारे हुए सभी प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि हरिद्वार में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और अपना अध्यक्ष भी बनाएंगे। दूसरी ओर सांसद निशंक ने यह कहा कि जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए पंचायत चुनाव में भी जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। हमने प्रत्याशी घोषित किए थे उन सबसे हमारी वार्ता हुई है। चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से क्या क्या करना चाहिए उस पर चर्चा हुई है। अभी हमारी 2 बैठकें भी और हैं। शाम को 6 बजे हमारी बैठक होगी और कल परसों लगभग जब तक ये नाम का वापसी का विषय है तब तक लगातार हमारे सब कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हो सकता है कि किस कारण नामांकन कर रहे हो उनको उनसे बातचीत करने के कैसे उनको हम पार्टी के पक्ष में बिठा सकें, इस संबंध में रणनीति। इसके अलावा भी कोई दूसरा विषय नहीं है। और जिस प्रकार का माहौल है मैं कह सकता हूँ 2/3 बहुमत से हमारे जिला वो सभी लोग आज यहाँ पर हैं। हमको भरोसा है जब दिल्ली में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है, तो हरिद्वार के जो जिला पंचायत पर पहली बार ऐसे सशक्त सरकार हम बनाएंगे कि लोगों को इस पर गर्व होगा। हम हर एक सीट को जीतेंगे। पूरा हरिद्वार का माहौल बदला हुआ है। हर व्यक्ति को लगता है कि क्यों जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं हम इस जिले में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला पंचायत सदस्य पद के हुए 585 नामांकन में से पहले दिन 100 से ज्यादा नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसमें से एक भी नामांकन निरस्त नहीं किया गया है। अभी तक सभी नामांकन ठीक पाए गए हैं। 3 दिन नामांकन प्रक्रिया चलने के बाद 585 प्रत्याशियों ने 44 पदों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जाँच होनी है और 12 सितंबर को नाम वापसी और 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित होने हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा और विधानसभा बैकडोर भर्ती जांच मामले में सरकार की तारीफ की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए एक्शन की तारीफ की है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह मुख्यमंत्री के निवेदन पर जांच कमेटी का गठन किया है, इससे उम्मीद है कि जांच पारदर्शी तरीके से होगी। दूसरी तरफ पूर्व सीएम ने यह कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हटाकर राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं कराने का फैसला किया, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि युवाओं में नकारात्मकता तभी खत्म होगी जब भर्तियों के ज्यादा अवसर मिलेंगे।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस और खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। फिलहाल नामांकन पत्र जमा प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न की गई। वहीं दूसरी तरफ पंचायत क्षेत्रों में शराबबंदी और अवैध तरीके से आर्थिक लेन देन की गतिविधियों पर रोक लगाने की कवायद में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि चुनाव के दौरान अगर कोई भी गैर कानूनी काम करेगा तो उसे फौरन कानून के घेरे में लिया जाएगा। प्रक्रिया 46 शुरू हुई थी, वो आज कल खत्म हो गई है। इसमें कुछ शांतिपूर्वक रिसेस को समापन कराया गया। पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ की गई थी। काफी हमारी जो है हर बूथ पर, हर पॉइंट पर मैंने पुलिस लगाई गई, पुलिस व्यवस्था की गई थी। और आगे भी जो अभी जो 2 दिन अभी ये छटाई है, इसके बाद नाम वापसी का है और फिर जो है सिंबल है। इसके बाद जो चुनाव में जो गांव-गांव में प्रचार होगा, इसमें पूरी हर गांव में हम लोग लगातार भ्रमणशील रहेंगे और जो छोटी-छोटी बात पर भी पुलिस जो है अपने तुरंत मौके पहुंचकर उसका निशान करेगी या फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। और जो भी हमारे इसमें इस तरह की सूचना मिलेंगी, उसमें हम कार्रवाई करेंगे तुरंत। देहरादून में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए आज देहरादून पुलिस लाइन में कम्युनिटी डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून के व्यापारी से लेकर छात्रों और आम लोगों द्वारा ट्रैफिक सुधारने को लेकर अपने अपने सुझाव दिए गए। डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा सभी नागरिकों के सुझाव को सुनकर उस पर काम करने को लेकर जोर दिया गया। डीजीपी ने यह कहा कि देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर व्यापारियों और आम लोगों के साथ मंथन किया गया, जिसमें कई सारे नए सुझाव मिले हैं, जिस पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से काम किया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। वहीं डीजीपी ने यह कहा कि मोहल्ला ट्रैफिक कमेटी को बनाने को लेकर जोर दिया जा रहा है। शहर भर में ट्रैफिक वॉलंटियर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही शहर के किसी भी स्कूल के बाहर कोई भी स्कूल वैन नहीं खड़ी होगी। अगर किसी स्कूल के सामने स्कूल वैन खड़ी पाई जाती है तो वैन चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर वैन चालक वहां पर मौजूद नहीं होता तब ये कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने कम्युनिटी डायलॉग जो पहले से हमारा शुरू है, उसी कड़ी में आज हमने पूरा देहरादून शहरवासियों के साथ देहरादून ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए उसके संबंध में कम्युनिटी डायलॉग किया है। और बड़ी संख्या में लोग आए और बहुत भारी संख्या में लोगों ने सुझाव भी दिए, आइडियाज भी दिए और जो हमारे स्कीम्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके ऊपर भी रिएक्ट किया। काफ़ी सारे नए पॉइंट्स भी आए हैं। तो इन सब को लेकर के मुझे विश्वास है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस और आगे बढ़ेगी। देखिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो सब इंजीनियरिंग बेस्ड ही होते हैं, किंतु शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सॉल्यूशन में पुलिस का बड़ा रोल हो सकता है। तो हमने उनको कहा है, एक तो मोहल्ला वाइज ट्रैफिक कमेटी बनाएं और दूसरा जो हमारे ट्रैफिक वॉलंटियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाएं। पहले जो जूनियर ट्रैफिक फोर्स थी उनमें से भी पिक करें, एनसीसी एनएसएस से भी लोगों को लें। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस भवन प्रेस वार्ता की, जहां इस प्रेस वार्ता में भूमाफियाओं द्वारा उत्तराखंड में लगातार जमीनों पर किए जा रहे अवैध कब्जों के खिलाफ धामी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने यह बताया कि उत्तराखंड में फिलहाल कोई ठोस भू कानून जो है वो नहीं है, जिसके चलते पिछले कई सालों से प्रदेश के बाहर से आने वाले भूमाफिया सरकारी और कृषि भूमि पर प्रशासन की साठगांठ करके कब्जा करने में प्रदेश सरकार को चूना लगाने में आगे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाल ही में उत्तराखंड के रामनगर में भी इसी प्रकार का एक मामला सामने आया, जहां गाजियाबाद निवासी भूमाफिया गौरव सती ने 5 एकड़ से ज्यादा भूमि कुंदन लाल नाम के एक शख्स से खेती करने के लिए खरीदी थी, लेकिन बाद में उसमें बिना अनुमति के अवैध तरीके से कमर्शियल प्लॉटिंग की गई। जब स्थानीय लोगों ने इस संबंध में शिकायत की, तब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भूमि की बिक्री पर रोक लगा दी, लेकिन अभी तक गौरव सती के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि यदि जल्द सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा समिति के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। समिति के प्रदेश सचिव तेज सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा है। आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की। इसके साथ ही ये भी मांग की है कि जो भी मंत्री या अधिकारी भ्रष्टाचारी में शामिल है उन सभी पर जांच की जाएगी और सभी को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
में जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है 2000 से, तब से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रत्येक विभाग में हो रहा है, प्रत्येक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है और व्यापक स्तर पर हुआ है। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक व्यापक कांड चला था भ्रष्टाचार का। ये कांड उससे बड़ा है। अगर इसकी सीबीआई जांच, ईडी से जांच कराई जाए तो ये कांड उससे भी बहुत बड़ा है। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आप दूसरे के घरों में खोज खबर कर रहे हो, आप दूसरे घरों में ताका झाकी कर रहे हो। पहले यहाँ तो देखिए जहाँ पर भ्रष्टाचार। हमारी मांग यही है कि जिस तरह से उत्तराखंड राज्य हमने मांगा था और मातृशक्ति ने, हमारे युवाओं ने और हमारे भाइयों ने राज्य का गठन किया था, इसलिए किया था कि ये छोटा राज्य होगा, इसमें रोजगार होगा, स्वास्थ्य सुविधा होगी, शिक्षा होगा। लेकिन आज उसके विपरीत ये राज्य बिल्कुल भ्रष्टाचार का राज्य बन गया है। जितने भी यहाँ पर मंत्री हैं उनके अपने लोग सब बैकडोर से नौकरियाँ दे रहे हैं। और मेरा आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह से मंत्री जी आप साफ सुथरी छवि के कहलाए जाते हैं, आप। उधर तहसील विकास नगर क्षेत्र में ग्राम समाज और राज्य सरकार की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने का अभियान लगातार जारी है। भूमि कब्जा मुक्त कराने का अभियान तहसील प्रशासन द्वारा इन दिनों जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगर एसडीएम विनोद कुमार ने जानकारी दी कि आज कार्रवाई के दौरान ग्राम लक्ष्मीपुर में पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। सरकारी नाले को जेसीबी द्वारा काटकर समतल किया गया, जहां तहसील प्रशासन के जरिए कार्य को रुकवाया गया और जेसीबी को जब्त कर सहसपुर थाने भिजवाया गया। तो विकासनगर से मामला सामने आया, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहां पर जितनी भी दुकानें अतिक्रमण के तहत आती हैं उन सभी दुकानों को यहां से हटाया गया है। सरकारी नाले पर ये अतिक्रमण किया गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से ये बुलडोजर चलाया गया, जिसमें लोगों का सहयोग भी बनता हुआ दिखाई दिया। कुल मिलाकर विकासनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर से शुरू किया गया है। याद दिला दें कि इससे पहले भी कई जो दुकानें थी वो अतिक्रमण के तहत आ रही थी और उन दुकानों को भी हटाया गया। और एक बार फिर से जो सरकारी नाला है वहाँ पर जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको पहले ही सूचना दे दी गई कि वो यहाँ से हट जाएं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी छोटी दुकानें लगाई गई थी और जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी उन सभी दुकानों को यहाँ से एक बार फिर हटाया गया। और इस सरकारी नाले को यहाँ से साफ करने की भी जिम्मेदारी जो है प्रशासन ने ली है। तो बुलडोजर यानी पीला पंजा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, और ये सरकारी नाला जहां नगर एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां भटवाड़ी के पास एनएच बंद हो गया। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से बोल्डर आए। हिलुक्कू कांड की वजह से यहां राजमार्ग पर बोल्डर सड़कों पर मलबा आने से राजमार्ग बंद हो गया। गंगोत्री धाम के तीर्थ यात्रियों को परेशानी हुई है। तो भारी बारिश के बाद यहाँ की स्थिति जिस तरह की बनी, उसकी वजह से जो लोग हैं, जो आने वाले जो यात्री हैं, उनको दिक्कतें हुई क्योंकि रास्ता बंद हो गया। ऐसे में आवाजाही नहीं होने की वजह से लोग परेशान नजर आए। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर हम हैं फूलगढ़ में, यहाँ पर 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं। यहाँ 4 आदमियों की डेथ हो गई है और बताया जा रहा है कि शराब पीने से हुई है। तो चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में लोग प्रत्याशी और मतदाता भी सब दारू का सेवन तो करते ही हैं। कल इस गांव में एक व्यक्ति की डेथ हुई और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी भी शायद दारू पीने से ही हुई होगी। एक शिवगढ़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है।
यहाँ 4 की हुई है। इन चारों में बड़ी दुखद बात है कि 2 के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। और वैसे तो ये खैर कहा जाए तो चारों लोग दारू पीने के आदी थे और प्रत्याशी भी पिला रहे हैं दारू, हो सकता है जहरीली हो। दिनों में हमारे गांव में या पड़ोसी गांव में सर 7 से 9 के बीच मौतें हो चुकी हैं। 7 से 9 के बीच। किस कारण से हुई है सर? ये जहरीली शराब पीने के कारण। सर इस समय चुनाव का माहौल है तो सभी प्रत्याशी जोर लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए, सर इस कारण से। खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर तहसील क्षेत्र में पथरी थाना इलाके में फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जहरीला शराब सेवन करने से दर्जनों ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार हो गए। इनमें से कई लोगों की मौत की खबर है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने जहां 4 ग्रामीणों की मौत की पुष्टि की है, तो वहीं ग्रामीणों की माने तो अब तक 8 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। चुनावी दावेदारों ने शराब परोसी थी और फ्री की शराब पीना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। ग्रामीणों की मौत से दोनों गांव में हड़कंप मचा हुआ है। खबर यह है कि प्रशासनिक स्तर पर लक्सर क्षेत्र के आबकारी विभाग ने निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। गांव में आला पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और बीमार ग्रामीणों को जॉली ग्रांट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। दूसरी तरफ एसएसपी के निर्देश पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोग बीमार हो गए। उधर सरकारी व्यवस्था की पोल खोलती खबर सामने आई है और ये खबर चमोली से है। निजमुला घाटी के पाड़ा ईरानी गांव में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने की वजह से एक महिला रात भर प्रसव पीड़ा से कराहती रही। अगली सुबह परिवार उसे कंधे पर कुर्सी के मचान में बिठाकर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हो गया। इस बीच गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर गदेरे के पास महिला ने शिशु को जन्म दिया। महिला को जिला अस्पताल गोपेश्वर ले जाया जा रहा था, लेकिन जब महिला को प्रसव पीड़ा ज्यादा होने लगी तो उसे कुर्सी की बनी डंडी कंडी से उतारकर नीचे रखा गया, जहां पर महिला ने कुछ देर बाद शिशु को जन्म दे दिया। परिवार उसे घर वापस लेकर आ गए। बता दें कि पाड़ा गांव आजादी के 75 साल बाद भी सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं और टेलीफोन सेवाओं से महरूम है। जान हथेली में रखकर ग्रामीण जीवन यापन कर रहे हैं। कहां एक और सरकार पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करती है, तो वहीं पहाड़ों से आए दिन ऐसी घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की सरकार के दावे पोल खुलती हुई दिखाई देती है। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ चुका है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। गंगा का जलस्तर 291.20 मीटर पर इस वक्त है, जबकि गंगा का वार्निंग लेवल 293 मीटर है। वहीं खतरे का निशान 294 मीटर बताया जा रहा है, जिसके बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को 24 घंटे मुस्तैद रहने की हिदायत दे दी है। वहीं तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों से सतर्कता बरतने को भी कहा गया। बता दें कि बरसात में नदियों के उफान पर आने से क्षेत्र के लोगों में हर साल भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। प्रशासन ने क्षेत्र में बनाई गई बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को 24 घंटे चौकियों पर रहने की हिदायत दी है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट का असर हरिद्वार में दिखने लगा है। बीती रात से ही यहां के मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देर रात से ही हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र और आसपास के इलाकों में जलभराव से लोग परेशान भी हो चुके हैं। बता दें कि बारिश की वजह से सिडकुल क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही साथ जनजीवन जो है एक बार फिर से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। भारत नेपाल सीमा तय करने वाली काली नदी में बीती रात अचानक पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से धारचूला और उसके आसपास के गांव में बसे लोगों के घरों में पानी घुस भी गया। कई घर जलमग्न हो गए तो कई मकान ताश के पत्तों की तरह ढहकर नदी में समा गए। जानकारी के मुताबिक काली नदी में पहाड़ी से टूटकर एक बड़ा बोल्डर आ गिरा, जिससे पानी का बहाव एकाएक रुक गया और नदी में बोल्डर के पीछे की ओर पानी इकट्ठा होने लगा और
कई घंटों के बाद जब बोल्डर पर प्रेशर पड़ा तो बोल्डर वहां से हट गया और वहां पर इकट्ठा हुआ पानी बाढ़ में तब्दील हो गया। जलस्तर बढ़ने से तेज रफ्तार से नदी का पानी बहने लगा, जिसकी वजह से काली नदी के किनारे बसे गांव के घरों को खासा नुकसान हुआ है। धारचूला के ग्वाला गांव में तबाही का मंजर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गांव में हर जगह मलबा भर गया है, गाड़ियां और मोटरसाइकिल मलबे में दब चुकी हैं। नेपाल के खोतीला गांव में भी नदी के बढ़े हुए जलस्तर से आपदा आने की खबर है। दूसरी तरफ कई मकानों के नदी में समाने की भी खबरें मिल रही हैं। काली नदी के कहर से धारचूला को बचाने के लिए इसी साल तटबंध निर्माण के लिए सरकार ने 76 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की थी, जिसमें से 17 करोड़ मार्च में दिए गए थे। सिंचाई विभाग ने ठेकेदार को काम भी सौंप दिया था। इस आपदा में 6 लोगों के लापता होने की खबर है, जिसमें एक महिला भारतीय मूल की बताई जा रही है। वहीं 6 लोग जो नेपाल है, नेपाल की तरफ के बताए जा रहे हैं, जो अभी भी लापता हैं। फिलहाल राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। देहरादून के चक्राता जौनसार बावर में सड़क हादसा कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहां आज एक और वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गई। कोरोवा क्वारना मोटर मार्ग के किलोमीटर 4 पर एक यूटिलिटी गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में वाहन सवार एक शख्स की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अब तक 2281 लोग जो हैं यहां पर आए हैं। देसी विदेशी पर्यटक पार्क में घूमने के लिए यहां पहुंच रहे हैं, जिससे नेशनल पार्क की आय 15 लाख रुपए के करीब पहुंच गई है। बता दें कि कोरोना काल में नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। 2 सालों से यहां पर्यटक नहीं आ रहे थे। वहीं इस साल पार्क खुलने के बाद गंगोत्री नेशनल पार्क के दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं। तो जो पर्यटक स्थल सैलानियों के लिए 2 साल से बंद था, इस बार कोरोना के केसेस कम होने के बाद इस पर्यटक स्थल को खोला गया, जहां इस पार्क को देखने के लिए और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। खबर हल्द्वानी से है, जहां भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती लाल कुआं क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट समेत तमाम गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पंत जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर अलग अलग स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। देहरादून में आयोजित पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। पंत जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीएम धामी ने कहा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने भारत की आजादी के दौरान जो नेतृत्व का काम किया है, उन्होंने उत्तराखंड में जन्म लिया और आज हर कोई उनको याद कर रहा है। आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उन्होंने जो भारतवर्ष के लिए किया, तमाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश को नेतृत्व देने का काम किया, एक वकील के रूप में, एक नाट्यकर्मी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, और देश की आज़ादी के बाद उन्होंने जहाँ उत्तराखंड के अंदर इस भूमि में उन्होंने जन्म लिया, तो आज पूरी तराई को बसाने का काम भी उनके माध्यम से हुआ। जिम्मेदारी जो कानून था उन्हीं के समय में उसको आगे बढ़ाने का काम, लागू करने का काम हुआ, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज उनके जो सपने थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।